गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सम बेसिक मैकेनिकल प्रॉपर्टी देखते हैं सॉम में स्ट्रेंथ और मटेरियल में जो यूज़ होती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे हार्डनेस। हार्डनेस क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रेजिस्ट द पेनिट्रेशन। कोई भी दाब, लोड या वाइब्रेशन आप किसी मटेरियल पर डालते हो उसको पेनिट्रेशन बोलते हैं, ठीक है। बाई ए हार्डर बॉडी, किसी हार्डर बॉडी से ही। हार्डनेस में बी यूज टू रिप्रेजेंट द एबिलिटी ऑफ मटेरियल, कितनी उसमें क्षमता है किसी भी चीज़ को सहने की, एबिलिटी उसकी कितनी है। टू रजिस्ट स्क्रैचिंग, आप नाखून, जैसे ये बोर्ड आपके सामने अभी यही है बोर्ड, ये टेबल है, मैं स्क्रैच कर रहा हूँ, ये इसकी हार्डनेस है। ओके। अब्रेशन, कटिंग एंड पेनिट्रेशन, काटने में इसको कितना हार्ड है, मैं इसको काटूँ तो हाथ से कटेगा, आरी से कटेगा या किससे कटेगा, वो चीज़। और पेनिट्रेशन। अब क्या है, जो मोह स्केल है इज़ यूज टू फाइंड हार्डनेस ऑफ मटेरियल्स, ठीक है। इसके बारे में एक अलग से वीडियो बना देंगे, मोह स्केल क्या होता है, कैसे हार्डनेस फाइंड आउट की जाती है। मेन बेसिक था ये था कि आपने अभी हार्डनेस के बारे में जानना है। कोई भी मटेरियल कितना टाइट है, कितना हार्ड है, उसके ऊपर हम कितना लोड, स्क्रैचिंग कुछ भी कर रहे हैं तो उससे पता चल जाता है कि हार्डनेस कितनी है। अब आते हैं स्ट्रेंथ। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ आप इंसान, हम में होती है कि हमारी कितनी स्ट्रेंथ है, हम कुछ कितना सह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, वो चीज़ें स्ट्रेंथ होती है। द प्रॉपर और मटेरियल में क्या होती है देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल रजिस्ट द एक्सटर्नल लोड विदाउट ब्रेकिंग। समझ रहे हो, बाहर का कोई भी ऐसा फोर्स उस मटेरियल पे पड़े और वो टूटे ना, तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। और टूट जाए तो उसकी उस पॉइंट तक उसकी स्ट्रेंथ थी नीचे, और उसके बाद वो टूट गया। अब आता है और एक डेफिनेशन है, ये दो हैं डेफिनेशन, ठीक है। कुछ बॉक्स में अलग भी नहीं, कुछ बॉक्स में अलग, बट चीज़ सेम होती है। दिस इज एबिलिटी ऑफ मटेरियल बाई टू resist failure under the action of stresses caused by load, and the most common being compression, tension, bending, impact। ये जितने भी टाइप के लोड होते हैं, फोर्स होते हैं, कंप्रेशन फोर्स, टेंशन फोर्स, बेंडिंग फोर्स, इम्पैक्ट, जिनका जो भी इम्पैक्ट होता है। फेलियर विद रजिस्ट फेलियर, मतलब फेलियर ना होने दे वो मटेरियल अंडर द लोड, जितने लोड के अंडर उस पर स्ट्रेस कितना है, तो वो उसकी स्ट्रेंथ होती है कि फेलियर ना होने दे, ठीक है। ये होगी स्ट्रेंथ। अब अपन देखते हैं इलास्टिसिटी। इट इज़ दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिसिटी एक इलास्टिक रबड़, जैसे कि अपन घर पे क्या कहते हैं, यार इसमें इलास्टिक डलवाओ, जैसे कि कोई भी पजामा होता है उसमें इलास्टिक डलवाओ, कोई भी चीज़ होती है इसमें इलास्टिक डलवाओ, यार वही चीज़ होती है। कैसे? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई virtue ऑफ विच इज इट रिटर्न टू इट ओरिजिनल डायमेंशन ड्यूरिंग अनलोडिंग। इलास्टिक मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है अभी, रबड़ ही लगा लो, रबड़, स्प्रिंग्स, ये चीज़ें लगा लो। अब ये लगा लो, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ एग्जांपल। इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है ये, ठीक है, ये यहाँ पे। अब इसमें मैंने ये फोर्स लगाया, छोड़ दिया, ये वहीं पे आ गया ना। तो ये इलास्टिसिटी कैसे, कि जितना लोड लगाया उस लोड को रिमूव करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाए, वो उसकी इलास्टिसिटी। दैट्स ऑल, सिंपल सी बात है। कोई भी पूछे इलास्टिसिटी या इलास्टिक क्या होता है, फोर्स खींचने या कंप्रेशन या टेंसाइल फोर्स हटाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में, डायमेंशंस में आ जाए, वही इलास्टिसिटी होती है उसकी मटेरियल की, उस रबड़ की, उस स्प्रिंग की। फॉर एग्जांपल रबड़ और स्प्रिंग्स, ठीक है, स्प्रिंग। और दूसरी डेफिनेशन भी देख लेते हैं, दूसरी बुक की भी लिख रखी है मैंने। द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिस्टोर इट इनिशियल फॉर्म एंड डायमेंशन आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या, कि आपने स्प्रिंग को उसकी लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी उस पॉइंट तक से ज़्यादा खींच दिया कि वो अपनी ओरिजिनल शेप में ना आए, उसमें प्लास्टिसिटी आ जाए, ठीक है।
मतलब वो शेप में आए आए ना, उस शेप में ना आए, वो कुछ होगा लेकिन वो ओरिजिनल शेप में ना आए, ठीक है। ऑफ द सॉलिड बॉडी द डिफॉर्मेशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस, ये कि वहाँ तक ना आने थे वो उसकी इलास्टिसिटी। अब देखते हैं मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है? इट इज़ ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल, ठीक है, दैट डिफाइन देयर एबिलिटी टू हैमर्ड, हैमर्ड हथौड़ा मारना, प्रेस्ड दबाना, रोल्ड इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। अच्छा जी, सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं मेलेबिलिटी क्या होती है। ये जैसे कि एक मटेरियल है, पेन है, ये स्टील है, मान लो मैं इसको मार रहा हूँ, हैमर कर रहा हूँ और इसको बना दिया मैंने थिन प्लेट में, थिन शीट में, तो ये उसकी मेलेबिलिटी है। वो उसमें ब्रेक नहीं आए, वही चीज़ विद आउट ब्रेकिंग, वो उसकी मेलेबिलिटी है उस मटेरियल में। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई विच इट कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट बाई बीटन बाई हैमर विदाउट एनी रैप्चर। रैप्चर वही फेलियर, ब्रेकिंग, वो चीज़ें ना आए, वो उसकी होगी मेलेबिलिटी। अब आते हैं ब्रिटलनेस। ये देखिए ब्रिटलनेस क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ फ्रैक्चरिंग ऑफ मटेरियल without much shock load without applicable deformation is called brittleness। सिंपल सी भाषा में मैं क्या बताऊँ तो क्या है? मटेरियल विद ब्रिटल इन नेचर, इट इज़ 5% elongation in the less of 5%। The property of material in which no deformation take place by the external load, it fail by rupture। अच्छा, ब्रिटलनेस का सिंपल सा एग्जांपल, कांच का गिलास ले लो, कास्ट आयरन ले लो। कास्ट आयरन क्या होता है? वो मैं आपको एक, जो आयरन की एक वीडियो आएगी, कितने टाइप के आयरन्स होते हैं, आयरन होता है, उसमें आपको पता चलेगा कास्ट आयरन, रफ आयरन कौन कौन से होते हैं। तो ये वो चीज़ें होती है जिस पे आपने लोड लगाया, टक और टूट गया, वो ब्रिटल है। इंस्टेंट लोड लगाया, लगाते ही उसमें आ गए फेलियर, उसका हो गया टुकड़े टुकड़े, ठीक है, डिफॉर्मेशन हो गया, टूट गया, कांच हो गया, कास्ट आयरन हो गया, टक देने सी, तो वो हो गई ब्रिटलनेस। ये है थ्योरी, सिंपल सी लैंग्वेज तो यही है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच नो डिफॉर्मेशन, डिफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? ये ऐसे झुक जाना, ये डिफॉर्मेशन, डिफॉर्म हो गई बॉडी, टेक प्लेस ना हो बाई एक्सटर्नल लोड, इट फेल बाई रैप्चर, डायरेक्ट टूट जाए। अब आती है सेकेंड हेडलाइन, डेफिनेशन, टफनेस। हम कहते हैं यार तू बड़ा टफ है, टूटता ही नहीं है, तू बड़ा टफ है, तो वही चीज़ है, मुड़ जाएगा, झुक जाएगा, बट टूटेगा नहीं, वही है। फेल होते रहेंगे लेकिन करके छोड़ेंगे। अब इसमें देखो आप, टफनेस में क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बेंड, ट्विस्ट, और मुड़ जाएगी, ट्विस्ट हो जाएगी और स्ट्रेच अंडर ए हाई स्ट्रेस विदाउट एनी रैप्चर, बिना टूटेगा नहीं, तो वो उसकी टफनेस है। टफनेस इज मेजर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अब्जॉर्ब एनर्जी अप टू फ्रैक्चर, टूटने तक उसमें कितना वो मुड़ना भी सह लेगा, झुकना भी सह लेगा, स्क्रैच भी सह लेगा, ठीक है। इट डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करता है उसकी टफनेस कितनी। माइल्ड स्टील और रफ आयरन, या इसकी एक वीडियो मैं डाल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कौन कौन से आयरन्स होते हैं, ठीक है। आयरन, लोहा, स्टील, मटेरियल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, नेक्स्ट उस पर डेफिनेशन पे। प्लास्टिसिटी क्या होती है? द करेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अंडरगोज इन इलास्टिक स्ट्रेन बियॉन्ड द स्ट्रेन एंड इलास्टिक लिमिट इज कॉल्ड प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या? एक मटेरियल है, जैसे कि पेन है, मैंने इसको ऐसे किया, फिर ये अपने उसी शेप में रहा, मैंने इसको ज़्यादा किया तो भी ये अपनी शेप में रहा,
लेकिन मैंने इसकी इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा ही मैंने इसको ऐसे कर दिया तो उसमें आ जाएगी प्लास्टिसिटी। सिंपल सी बात है, वो बड़ा लंबा हो जाएगा या झुक जाएगा ज़्यादा, ऐसे ही रह जाएगा शेप में, वही प्लास्टिसिटी है। ये डेफिनेशन है, आप आराम से पढ़ के देख लो। और सिंपल, द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विदस्टैंड परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी उसमें अगर ज़्यादा इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लोड लगा दिया तो। विदाउट फेलियर, फेलियर तो नहीं होगा लेकिन उसमें क्या है, डिफॉर्मेशन आ जाएगा परमानेंट, ओरिजिनल जो शेप थी उससे अलग, इज नोन एज प्लास्टिसिटी। अब आते हैं डक्टिलिटी। एक इन दो चीज़ों में बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, एक ब्रिटलनेस और एक डक्टिलिटी। ब्रिटलनेस मैंने आपको दिखाई कि इंस्टेंट लोड लगाया, टक देने टूट गया। अब डक्टिलिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी हो गई भाई, चेंज आ गया उसमें। द प्रॉपर्टी ऑफ टेंसाइल फोर्स के लिए देख लो एक मिनट के लिए, मतलब फोर्स कोई भी हो, केस डक्टिलिटी का हो सकता है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाई which a material can be drawn out in tension before it fracture। अच्छा, the capacity of a material undergoes deformation under tension without rupture is known as ductility। copper, rough iron, mill steel। अच्छा जी, बात तो इसने प्लास्टिसिटी वाली कर दी कि भैया आपने लोड लगाया, डिफॉर्मेशन आ गया, अंडर टेंशन खिंच गया वो, विदाउट रैप, उसमें कोई टूट फूट नहीं आई, बट इज नोन एज डक्टिलिटी। कॉपर, रफ आयरन, माइल्ड स्टील कह लो। प्लास्टिसिटी में भी यही था, प्लास्टिसिटी में एबिलिटी ऑफ मटेरियल विद परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, तो परमानेंट डिफॉर्मेशन तो इसमें भी आएगा लेकिन वो टूटेगा नहीं। अब जैसे कि आपके सामने देख रहे होगे आप, कार्बन कंटेंट इंक्रीज, आयरन इट डक्टिलिटी डिक्रीज। कार्बन कंटेंट इंक्रीज होगा तो डक्टिलिटी डिक्रीज होगी, बात सही है। कैसे होगी, क्यों होगी, बात तो ये होती है। देखो भाई, जो माइल्ड स्टील है उसकी ये हमें दे रखें कार्बन कंटेंट की वैल्यू, आई थिंक, हाँ ठीक है, इसमें इतना होता है तो उसकी डक्टिलिटी उतनी ही डिक्रीज होगी। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डक्टिलिटी क्या होता है, रफ आयरन, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन। अब इनकी मैं आपको एक अच्छी सी वीडियो दे दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि ये कौन सी क्वालिटी का होता है, ये कौन सी क्वालिटी का, इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, ये चीज़ें। लेकिन डक्टिलिटी आपने समझ लिया, डिफॉर्मेशन आ जाएगा विदाउट एनी रैप्चर। अब देखते हैं क्रीप और फैटिग, ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या चीज़ होती है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहेगा लेकिन फिर भी अपन कर लेते हैं। द मटेरियल सब्जेक्टेड फ्लैक्चुएशन पता ना क्या होता है, ऐसे, और रिपीटिंग लोड, बार बार कोई ना कोई चेंज करके लोड लगा रहे हैं मटेरियल पे। देन मटेरियल टेंड टू डेवलप ए कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर विच डिफरेंट फ्रॉम दैट अंडर स्टडी लोड। अच्छा, एक आप किसी मेटल पे, ये एक बीम है, इस पे आपने पॉइंट लोड लगा दिया, ठीक है, ये हो गया लोड, ये कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है, इसमें धीरे धीरे डिफॉर्मेशन आएगी। एक होता है कि आप कभी 5 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हो, कभी फिर उस पर 10 किलो न्यूटन का लोड लगा रहे हो, तो उसमें जो फ्लैक्चुएशन आएंगी, उसमें जो मटेरियल में चेंज होने की, वही फटीग होती है, सिंपल सी बात है। अब आता है क्रीप, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ड्यू टू लोड अप्लाइड फॉर लॉन्ग टाइम। अच्छा, एक लंबे समय के लिए आपने कोई लोड लगा दिया तो उसमें जो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आएगी, जो बीम है वो ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा झुकेगा, लेकिन वो टूटेगा नहीं, ना ही उसमें कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन उसमें डिफॉर्मेशन आ जाएगी। अब जैसे कि आप गांव में, जो गांव में रहते हैं बच्चे, उन्होंने देखा हो जो अपने साल की जो कड़ियाँ होती हैं, जहाँ जिस कमरे में कम होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि लोड की वजह से
इवन वो तो वुड हो गया, उसमें नहीं आना चाहिए, लेकिन वो क्या है, मुड़ जाती है। वो किस वजह से आती हैं वो अपन करेंगे वुड के चैप्टर में, जो बिल्डिंग मटेरियल का चैप्टर है। लेकिन मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि उससे आपको ये पता चले कि उस टाइम पे जो एक लोड लगता था वो कॉन्स्टेंटली, क्योंकि जो पुराने हाउस थे उनकी लाइफ लॉन्ग होती थी, तो वो उसमें क्या एक डिफॉर्मेशन आ जाता था, जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन माइनर सा डिफॉर्मेशन आ जाता था। और कुछ स्टील स्ट्रक्चर हैं जैसे कि आज के टाइम में मॉडर्न में, तो उनमें ऐसे डिफॉर्मेशन देखे जाते हैं जब अब पुराने लॉन्ग बिल्डिंग हो जाती है, लॉन्ग टाइम की जो बिल्डिंग होती है उसमें जो लोड कॉन्स्टेंटली लगा हुआ है, तो उसमें ये चीज़ें देखी जाती है, वही होती है क्रीप। अब आप देखो स्टिफनेस। स्टिफनेस क्या होती है? इज प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन। ठीक है, कैसे? इलास्टिक डिफॉर्मेशन एंड डिफ्लेक्शन। Stiff material have high modulus of elasticity, permitting small deformation and deflection for a given load. अब जैसे कि बीम और बीम मेड ऑफ एल्यूमिनियम, बीम मेड ऑफ स्टील, इनकी इलास्टिसिटी जो होती है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो अलग अलग होती है। ठीक है, डेफिनेशन तो आपने देख ली, इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन बताया था ना क्या होता है, और डिफ्लेक्शन को रोके, वही उसकी स्टिफनेस। बड़ा स्टिफ है यार बंदा, ये पेन बड़ा स्टिफ है यार, मुड़ ही नहीं रहा, वही चीज़ है भाई, जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन को रोके, डिफ्लेक्शन को रोके, दैट्स ऑल। अब कैसे अपन अपने मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब जैसे ये तो वैल्यू थी, स्टील की इतनी होती है 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ न्यूटन पर, और ये अलग अलग मटेरियल की ऐसी इतनी होती है, एल्यूमिनियम की इतनी होती है। अब जैसे कि लेट वी हैव ए स्प्रिंग, अब अपने लोड लगाया तो अपने मास क्या होता है किलोग्राम में, जी से मल्टीप्लाई कर दिया तो न्यूटन में आ गया, वो उसका आ गया वेट। अप्रोक्स अपन जी क्या होता है, जी अरे मैं भूल गया यार, जिसके अपन नाम भूल गया मैं अभी, 9.81 जो इसकी वैल्यू होती है, वो अपन ने अप्रोक्स ले लिया 10, तो ये आ गया 50 न्यूटन अपने लोड यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद क्या है, फॉर दिस वेट स्प्रिंग डाउन डिफ्लेक्शन सम, लेट मान लो 10 mm का उसमें ये लोड लगने के बाद यहाँ तक 10 mm का उसमें आया चेंज, लेंथ दब गया वो नीचे, तो 10 mm कितने से दबा, 50 न्यूटन से। 1 mm दबेगा 5 न्यूटन पर mm, ठीक है, 1 mm दबेगा 5 न्यूटन से। तो उस मटेरियल की 1 mm पे स्टिफनेस, मतलब हमें स्टिफनेस नीड कितनी, मतलब कितनी स्टिफ है वो, कि उसको 5 न्यूटन लोड चाहिए जब वो जाके 1 mm दबेगा। अब आप देखते हैं कुछ स्प्रिंग होते हैं, इस पर आपने पेन वाला स्प्रिंग लगा लो, ऐसे ऐसे किया दब जाता है, तो ये कम स्टिफ है। या फिर एक जो रेल वाला है जिस पे पता नहीं कितना टन लोड पड़ता है, जब जाके वो माइनर सा दबता है, तो वही चीज़ है। तो स्टिफ कौन है ज़्यादा, वो हो गया, ये हो गया, वो ज़्यादा हो गया। एवरी स्प्रिंग हैज़ डिफरेंट स्टिफनेस, लोड पर यूनिट अपॉन में डिफ्लेक्शन। अब आप देखो लास्ट डेफिनेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय virtue of which it can bend considerably without breaking। फ्लेक्सिबल कितना है, ये फ्लेक्सिबल है। अभी मेरे पास कुछ ऐसा मटेरियल नहीं है, मैं आपको बताता। फ्लेक्सिबल कुछ भी चीज़ होती है यार, ये यार बड़ा फ्लेक्सिबल है, बंदा भी, इंसान भी हो सकता है फ्लेक्सिबल, मुड़ तुड़ जाते हैं, वही चीज़ होगी फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल हैव ए लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड लो इलास्टिक लिमिट, बिल्कुल। प्लेवुड, प्लास्टिक, रबड़, ये चीज़ें आती हैं फ्लेक्सिबिलिटी में। थैंक यू गाइज, होप आपको अच्छी लगी होंगी वीडियो, जो मैंने आपको वीडियो में दिया है। तो थैंक यू, अच्छी लगे तो भाई पढ़ो और कामयाब हो जाओ। थैंक यू गाइज।